Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel Concepts of Law by Imran Ashraf. Today's our topic of discussion is Section 43 of Transfer of Property Act 1882, which is about transfer by unauthorized person who subsequently acquires interest in a property, also known as doctrine of feeding the grant of estoppel. ये important section है. The doctrine of feeding the grant of estoppel. पहले हम इसको एग्जांपल से समझते हैं, मैं आपको प्रॉपर होल डिटेल वर्ड बाय वर्ड समझाती हूँ. फॉर एग्जांपल, एक पर्सन है, वो जो है पी को एक प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर देता है. ठीक है, प्रॉपर्टी ए जो है, अब ये जो है ए जो है उसको के पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन क्या करता है फ्रॉडुलेंटली, या फिर ए के पास कोई प्रॉपर्टी है लेकिन ए को खुद भी नहीं पता कि वो रियल ऑनर है या नहीं है, या फिर ए जो है फ्रॉड करता है फ्रॉडुलेंटली, उसको पता है कि ये प्रॉपर्टी मेरे पास नहीं है, तो वो क्या करता है कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है बी के साथ. उसको क्या कर देता है कॉन्ट्रैक्ट कर देता है बी के साथ, ट्रांसफ़र करता है बी को वो प्रॉपर्टी जो कि ए के पास है ही नहीं. ठीक है, बी को, और बी से बदले में कंसिडरेशन ले लेता है, और बी कह देता है उसको कंसिडरेशन दे देता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल 10 लाख दे देता है उस प्रॉपर्टी का, और एक कॉन्ट्रैक्ट करता है जी 3 मंथ्स के बाद तुम्हें ये प्रॉपर्टी जो होगी वो ट्रांसफ़र हो जाएगी. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ कि 3 महीने के बाद ये तुम्हें प्रॉपर्टी बी को तुम्हें ट्रांसफ़र हो जाएगी, और उसके कंसिडरेशन ले लेता है वो प्रॉपर्टी जो कि ए के पास है ही नहीं. ठीक है, जो कि प्रॉपर्टी ए के पास है ही नहीं. तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, देखिए ना, ए जो है जिसके पास वो प्रॉपर्टी नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट करा है कि 3 महीने तक मैं तुम्हें प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दूंगा, कंसिडरेशन भी उसके बदले में ले रहा है. लेकिन इस 3 महीने के दौरान अगर लेट्स सपोज जो प्रॉपर्टी जिसका वो पूरा होल कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है और कंसिडरेशन ले चुका है, वो प्रॉपर्टी उस अरसे में इस 3 महीने से पहले इस ए को मिल जाती है. ठीक है, वो प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, ए को मिल जाती है. तो अब ए ये नहीं कर सकता, ए अब मुकर नहीं सकता इस कॉन्ट्रैक्ट से. ये नहीं कह सकता कि जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था तब तो ये प्रॉपर्टी मेरे पास थी ही नहीं, तो मैं तुम्हें ये प्रॉपर्टी कैसे दे दूँ. अब वो ये नहीं कह सकता, और अब जब मेरे पास ये तो प्रॉपर्टी मेरे बाद में आई है, ऐसा कुछ नहीं होगा. ये तो ट्रांसफ़र ही है. ठीक है, इसको कुछ नहीं पता कि बी के पास ए के पास प्रॉपर्टी थी या नहीं थी जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ. इसने गुड फेथ में जो है ना बाय कर ली प्रॉपर्टी. इस केस में कोर्ट क्या करेगी. ठीक है, कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट में जब ये केस जाएगा तो कोर्ट क्या कहती है, कोर्ट कहती है ए को कि जी ठीक है, तुमने जब ट्रांसफ़र किया तुम अनऑथराइज पर्सन थे, तुम्हारे पास वो प्रॉपर्टी, तुम क्या थे अनऑथराइज पर्सन थे जब तुमने ट्रांसफ़र किया. ठीक है, प्रॉपर्टी को क्या किया जब तुमने ट्रांसफ़र किया बी को, तो तुम क्या थे अनऑथराइज पर्सन थे. ठीक है, लेकिन सबसे क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्सिस्ट करता था 3 महीने के लिए, और उस पीरियड के दौरान तुम क्या बन गए, तुमने उस प्रॉपर्टी पे इंटरेस्ट अक्वायर कर लिया. ठीक है, वो प्रॉपर्टी तुम्हें मिल गई. अब जब तुम्हारे पास वो प्रॉपर्टी आ गई है तो तुम उसको क्या करो, ग्रांट करो. ठीक है, बी को अब वो प्रॉपर्टी तुम दो, ग्रांट करो. क्यों, बाय द एस्टॉपल. एस्टॉपल मीन्स क्योंकि तुम बाय द रूल ऑफ एस्टॉपल. क्यों, एस्टॉपल का मतलब है तो क्योंकि तुमने कमिटमेंट कर दी थी पहले. एक गवर्नमेंट क्या कहती है कि जी तुमने पहले कमिटमेंट कर दी थी, अब ये प्रॉपर्टी जो कि पहले जिस वक्त तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया तो तुम्हारे पास नहीं थी, लेकिन अब तुमने केयर कर ली कुछ अर्से के बाद, तो तुम्हारी प्रॉपर्टी हो गई है. तो अब उस वो प्रॉपर्टी को क्या करो, ग्रांट करो बी को, जिसने गुड फेथ में वो प्रॉपर्टी खरीदी थी, कॉन्ट्रैक्ट किया था. स्टॉपल का क्या मतलब है कि तुमने ये जो है कमिटमेंट की थी, तो अब उस कमिटमेंट को पूरा करो. ये था डॉक्ट्राइन ऑफ फीडिंग द ग्रांट ऑफ एस्टॉपल. अब हम इसकी सेक्शन वर्डिंग देखते हैं. Where a person fraudulently, erroneously represent that he is authorized to transfer certain immovable property and profess to transfer such property for consideration. Such transfer at the option of transferee operate on any such interest which the transferor may acquire in such property at any time during which the contract of transfer subsists. वो क्या कहता है, जैसे हमने कहा था कि ए जो है फ्रॉडुलेंटली क्या कर रहा है, बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा है, उसके बदले में उसने कंसिडरेशन ले ली है, जैसे मैंने इस एग्जांपल में बताया. ठीक है, कंसिडरेशन भी ले रहा है, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी है, कंसिडरेशन भी, सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी उसने ट्रांसफ़र कर दी है जिसका वो ऑथराइज भी नहीं था, जो कि इसके पास प्रॉपर्टी थी ही नहीं. ठीक है, फ्रॉडुलेंटली उसने जो है ना वो प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफ़र कर दी, उससे कंसिडरेशन भी ले ली.
अब जबकि वो प्रॉपर्टी ए के ने एक्वायर कर ली है तो कॉन्ट्रैक्ट उसी थ्रू चलेगा जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट पहले हुआ था, यानी कि जिस तरह अब बी ने जिस तरह प्रॉपर्टी खरीदी थी उसने उसी इंटरेस्ट के बेसिस पे ही कॉन्ट्रैक्ट सबसे सस्टेन करेगा। मतलब उसी तरह ही प्रॉपर्टी, ये नहीं हो सकता, ये मूव कर नहीं सकता कि जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था तो मेरे पास प्रॉपर्टी नहीं थी, अब मैंने तो प्रॉपर्टी बाद में मैंने एक्वायर किया, ऐसा कुछ नहीं होगा। बी की ही ट्रांसफर ही की इंटरेस्ट पे अब ये जो है प्रॉपर्टी एज इट इज ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट चलेगा बी की मर्जी से, क्योंकि बी ने तो गुड फेथ में वो बाय की थी। बी को तो पता ही नहीं था कि जी ए के पास प्रॉपर्टी तब नहीं थी और अब प्रॉपर्टी है। ये कहता है डॉक्ट्राइन ऑफ फीडिंग द ग्रांट ऑफ स्टॉपल। अब इसकी एक्सेप्शन की बात करें तो एक्सेप्शन क्या कहता है, कहती है नथिंग इन दिस सेक्शन शैल इम्पावर द राइट ऑफ ट्रांसफरी इन गुड फेथ फॉर कंसिडरेशन विदाउट नोटिस ऑफ द एक्सिस्टेंस ऑफ द सैड ऑप्शन। वो ये कहते हैं कि जी ट्रांसफरी जो है उसने तो गुड फेथ में प्रॉपर्टी बाय की है ना, उसको तो पता ही नहीं था कि जी ए जो है उसके पास प्रॉपर्टी है या नहीं है जब कॉन्टैक्ट किया या उसके बाद में आई है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। क्योंकि इस अब जो जिस ट्रांसफरी ने गुड फेथ में बाय किया जिसको पता ही नहीं है तो उसके राइट इम्पेयर्स नहीं होंगे। ये सोच के जी ए ने जब कॉन्ट्रैक्ट किया उसके पास प्रॉपर्टी नहीं थी तो उसके बाद तो प्रॉपर्टी बाद में आई होगी, इस तरह का कोई सीन नहीं होगा। ए की बी की ही मर्जी से जिस तरह पहले कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट कहती है चलेगा, क्योंकि बी तो गुड फेथ में बाय कर रहा था। अब ए को गवर्नमेंट क्या कहती है, ठीक है जो तुमने जब कॉन्ट्रैक्ट किया तो उस वक्त तुम्हारे पास प्रॉपर्टी नहीं थे, तुम अनऑथराइज पर्सन थे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू टाइटल देखो ना, तुम अनऑथराइज पर्सन थे, ठीक है, लेकिन अब क्योंकि तुम्हारे पास प्रॉपर्टी आ गई है, कॉन्ट्रैक्ट सस्टेन कर रहा है, क्योंकि 3 महीने का तुमने बहुत वक्त दिया था, सस्टेन कर रहा था कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारा बी के साथ, और उसी दौरान तुम्हारे पास वो प्रॉपर्टी आ गई है, तो अब क्या करोगे तुम जो है ना बी को वो प्रॉपर्टी ग्रांट करोगे, क्योंकि स्टॉपल तो क्योंकि तुमने कमिटमेंट की थी बी को, क्योंकि तुम पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हो। तो अब एज इट इज़ बी की मर्जी, बी के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही कॉन्ट्रैक्ट चलेगा जैसे कि वो कॉन्ट्रैक्ट पहले हुआ था। ये कहता है ग्रांट ऑफ फीडिंग द स्टॉपल। और इस तरह नहीं हो सकता कि जी राइट जो गुड फेथ पे जो बाय कर रहा है उसके जो राइट इम्पेयर्स हो जाए कि जी नहीं। इस डॉक्ट्राइन की कुछ एसेंशंस हैं, एसेंशंस फॉर एप्लीकेशन ऑफ दिस डॉक्ट्राइन। वो क्या एसेंशन क्या है कि जी फ्रैडुलेंट और अरेनियस रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। जैसे हमने एग्जांपल देखी है, फ्रैडुलेंट होनी चाहिए, ए जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा है बी को ना पता हो, यानी कि वो प्रॉपर्टी बी के ए के पास नहीं थी, ठीक है। फ्रैडुलेंटली या तो वो जानबूझ के फ्रॉड देने के चक्कर में बी को वो प्रॉपर्टी उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है और कंसिडरेशन ले रहा है, ठीक है, या तो फ्रॉड कर रहा है या फिर उसको ए को खुद ही एक्चुअली ना पता हो कि जो मैं प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा हूँ मैं उसका ऑनर हूँ या ना हूँ। या रिप्रेजेंटेशन क्या होनी चाहिए, फ्रैडुलेंट या एरिनियसली, यानी कि या तो फ्रॉड देने की मतलब फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा हो या फिर उसको खुद भी ना पता हो, यानी कि निगलिजेंस में वो जो है ना वो ट्रांसफ़र कर रहा हो। फर्स्ट ये कंडीशन हो। दूसरी क्या एसेंशन क्या हो कि ट्रांसफरी इंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट एक्टिंग ऑन सच रिप्रेजेंटेशन। जो ट्रांसफरी है, ठीक है, ट्रांसफरी जो गुड फेथ में बाय कर रहा है वो इस रिप्रेजेंटेशन पे जो है ना, जो कि ए ने रिप्रेजेंट किया है कि ये जो मेरी प्रॉपर्टी है मैं तुम्हें ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, हालांकि ये इसकी प्रॉपर्टी नहीं है, इस रिप्रेजेंटेशन पे अमल करके कॉन्ट्रैक्ट में इंटर हो रहा है, उसने मतलब गुड फेथ में ही बाय किया, ठीक है। तो इस पे क्या करा, वो इसको रिप्रेजेंटेशन को देख कर ही ट्रांसफर क्या हो, इस कॉन्ट्रैक्ट में इंटर हो। उसके बाद ट्रांसफीरियर लेटर ऑन अकियर्स इंटरेस्ट इन दैट प्रॉपर्टी। ट्रांसफीरियर जो कि जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया था जब उस वक्त उसके पास प्रॉपर्टी नहीं थी, लेकिन लेटर ऑन उसके पास क्या हो प्रॉपर्टी, वो कि लेटर ऑन उसके पास प्रॉपर्टी अकियर हो जाए, यानी कि उसको प्रॉपर्टी वही प्रॉपर्टी उसको मिल जाए, उसका राइट इसके ऊपर क्रिएट हो जाए, ठीक है, तब ये कंडीशन ये डॉक्ट्राइन लगेगा। और ट्रांसफर ऑपरेट ऑन विच सच इंटरेस्ट एट द ऑप्शन ऑफ ट्रांसफर। तो ट्रांसफर जो ऑपरेट होगा यानी कि कॉन्ट्रैक्ट ऑपरेट होगा वो वैसे ही होगा जब कॉन्ट्रैक्ट जो कि बी के साथ ए ने किया था तब जब इसके पास प्रॉपर्टी नहीं थी, अगर प्रॉपर्टी आने के बाद भी सेम वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट चलता रहेगा जैसे कि उसने कॉन्ट्रैक्ट बी के साथ पहले किया था। ये कहते हैं इंसेंशंस हैं फॉर द एप्लीकेशन ऑफ दिस डॉक्ट्राइन। दिस वाज इलस्ट्रेशन आई हैव डिस्कस्ड हियर। अगर हम देखें एक मिनट फॉर इंफॉर्मेशन नोट है, हमने सेक्शन 6 के पार्ट ए में पढ़ा था, सेक्शन 6 व्हाट में बी ट्रांसफर्ड। स्टार्ट में मेरी सेकंड वीडियो है, थर्ड वीडियो, तो मैंने आपको डिस्कशन में बताया था कि व्हाट में बी ट्रांसफर, क्या चीज़ जो है ना ट्रांसफर नहीं हो सकती है, क्या व्हाट में बी ट्रांसफर जो ट्रांसफर हो सकती है, और कुछ जो उसकी एक्सेप्शन लिस्ट थी कि कुछ क्या है जो नहीं ट्रांसफर हो सकती, उसमें था सक्सेशन, यानी कि द पर्सन हु हैज़ चांस
टू गेट द प्रॉपर्टी, वो जो बंदा जिसके पास चांस है कि ये प्रॉपर्टी किसी को उसको मिल जाएगी, तो वो ये क्या है, ट्रांसफ़र किसी को वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। ठीक है, ये हमने पढ़ा था सेक्शन 6A में। अगर हम सेक्शन 43 को देखें तो वो भी तो सेम ही चीज़ ही है। जब वो पर्सन ट्रांसफ़र कर रहा है तो उसके पास तो वो प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक कन्फ्लिक्ट है, लेकिन कन्फ्लिक्ट एज इट इज़ है नहीं। देखें, सी जो सेक्शन ए का कहता है उसको चांस है, और वो चांस क्या है, चांस पे वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर देता है। वो चांस है, उसको वो प्रॉपर्टी मिल भी सकती है। फॉर एग्जांपल हमने कहा था एफ फादर है और ए जो है उसका बेटा है, सन। वो सोचता है कि प्रॉपर्टी मेरे बाप की प्रॉपर्टी है, उसके मरने के बाद तो मुझे मिल ही जानी, तो वो किसी सी पर्सन को ट्रांसफ़र कर देता है। तो ऐसा ट्रांसफ़र क्या होगा, ये माना नहीं जाएगा, हमने कहा था। ठीक है, सेक्शन 43 क्या कहता है, ठीक है, सेक्शन 43 क्या कहता है कि जी जब प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की उसके पास तब प्रॉपर्टी नहीं थी। यहाँ पे प्रॉपर्टी किसी दूसरे बंदे के पास है। ठीक है, ऑनर कोई और है, लेकिन सी के ए के पास चांस है कि वो जो है प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफ़र कर रहा है। इस केस में चांस पे ट्रांसफ़र करा, लेकिन ऑनरशिप तो अभी भी एफ के पास है ना, कि इसकी डेथ होगी तो फिर मैं ये प्रॉपर्टी जो है ना मेरी है, तो अभी से मैं इसको ट्रांसफ़र कर देता हूँ, ये सिचुएशन है। लेकिन यहाँ पे 43 के सेक्शन में ना अलग है। ठीक है, उसके पास पहले प्रॉपर्टी नहीं थी, सही है, ट्रांसफीरियर के पास प्रॉपर्टी नहीं थी, चांस था मिलने का, लेकिन अभी वो कॉन्ट्रैक्ट सस्टेन करता था, यानी कि एक्सिस्ट कर रहा था। उसी दौरान उसको क्या हुआ, प्रॉपर्टी मिल गई। ठीक है, वहाँ पे उसको अभी प्रॉपर्टी मिली नहीं थी, उसने चांस पे ही ट्रांसफ़र कर दी थी। लेकिन यहाँ पे प्रॉपर्टी अभी कॉन्ट्रैक्ट एक्सिस्ट कर रहा है और सस्टेन कर रहा है, तो उसको प्रॉपर्टी मिल गई है। अब जो है उसको, मतलब ये डिफरेंस है कि यहाँ पे चांस था और उसने चांस पे ट्रांसफ़र कर दी थी, लेकिन ऑनरशिप क्या थी, अभी भी उसके बाप के पास थी। और अगर हम सेक्शन 43 की बात करें तो वो क्या कहता है, ठीक है, एक बंदा है जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है जो वो ट्रांसफ़र कर रहा है, लेकिन उसी कॉन्ट्रैक्ट अभी वो चल रहा है और उसी दौरान उसको वही प्रॉपर्टी जिसका वो ट्रांसफ़र कर रहा था, जिसको जब जो ट्रांसफ़र कर रहा है वो उसको मिल जाती है, तो तब सेक्शन जो है 43 लगेगा, सेक्शन 6 नहीं लगेगा। ये था सेक्शन 6A और सेक्शन 43 में। ये जस्ट नॉलेज है, एज अ लॉ स्टूडेंट हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। This was all about section 43 of Transfer of Property Act 1882. This is important section क्योंकि जो भी डॉक्ट्राइन है, जितने भी डॉक्ट्राइन है वो important होते हैं एज अ शॉर्ट और अ लॉन्ग क्वेश्चन फॉर पेपर एग्जामिनेशन. Thanks. This was all about feeding the grant of estoppel. Thanks for watching my video.